ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास तक कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे थे। अब हम थोड़े से और आगे की चीजें देखते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे विथ इक्विलिब्रियम। तो आप लोगों ने कुछ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्लास 11th में, उसी चीज को थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा मैं, एंड फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपने 11th में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। Equilibrium is a state of our system in which सपोज पार्टिकल को किसी को देख रहे हैं अगर, तो पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो। पार्टिकल इज नॉट ट्राइंग टू एक्सेलरेट इट, अगर उसकी वेलोसिटी जीरो दी है तो उसी जगह पर जीरो स्पीड के साथ है। तो ऐसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। सिचुएशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशन। अगर सिस्टम रोटेट हो सकता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होता है कि पार्टिकल जो भी सिस्टम है हमारा, अभी पार्टिकल की बात करेंगे तो उसमें रोटेशन का कोई सेंस नहीं होगा, पर रिजिड बॉडीज की जब बात होगी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए वहां पे। सो इक्विलिब्रियम इज द स्टेट इन विच द एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज जीरो। ये थोड़ा सही स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरे वर्ड्स में बोले तो एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए फोर्स जीरो होना चाहिए, और एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स या टॉर्क जीरो है। ठीक है, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम वो अपन ने समझा। इक्विलिब्रियम इज स्टेट इन विच द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, जिस भी चीज को हम देख रहे हैं उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और साथ में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, तो नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, है ना। अगर ऐसी सिचुएशन में पार्टिकल है तो उसको बोल देंगे इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम के आपने 11th क्लास में टाइप्स भी पढ़े होंगे। इक्विलिब्रियम के टाइप्स दो तरह के, आपने तीन तरह के टाइप्स पढ़े होंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है सिस्टम की, है ना। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अपन को उसकी भी कभी जरूरत पड़ सकती है। तो इक्विलिब्रियम के टाइप्स भी होते हैं हमारे पास। क्या क्या टाइप होते हैं, पहला आपने पढ़ा होगा स्टेबल। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है कि एक हमारे पास बॉल है, इसको ऐसा रखा हुआ है कि उसके अंदर डीप जो कॉन्केव साइड है वो ऊपर की तरफ है, और उसमें कोई बॉल टाइप अपन ने छोड़ दी। वो बॉल को अगर छोड़ेंगे तो हमेशा इस पोजीशन पे रहती है, सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन पे। उस बॉल को थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ा तो ड्यू टू ग्रेविटी वो वापस आ जाती है और इसी पोजीशन पे रहती है। तो ये सिचुएशन हमें इक्विलिब्रियम सिचुएशन दिख रही है, यहाँ बॉल रेस्ट पे रह सकती है और यहाँ से डिस्टर्ब करने पे वापस से बॉल यहीं आती है। दैट्स व्हाई दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे पहचान सकते हैं, अगर वहां से डिस्टर्बेंस किया जाए पार्टिकल का और वापस पार्टिकल की टेंडेंसी वहीं आने की हो, तो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैथमेटिकली अपन ये इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स तो जीरो होना चाहिए, और मैथमेटिकली अपन बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हियर ग्रेटर देन जीरो होता है, या पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होता है। इन द सिचुएशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आता है। ये सब 11th में पढ़ा है आपने, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकैप एवरीथिंग। ठीक है, देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। दूसरा टाइप का इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा होगा अनस्टेबल, और फिर अगला पढ़ा होगा न्यूट्रल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सबसे अच्छा एग्जांपल कि एक बॉल के उल्टा रखा हुआ है और उस पर बॉल रखी हुई है ना। तो यहाँ पर पार्टिकल बॉल रह सकती है, लेकिन उसको हल्का हल्का सा भी डिस्टर्ब करो तो वो रोल कर जाएगी डाउनवर्ड। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सिचुएशन। इन दिस काइंड ऑफ केसेस द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम इन दिस सिचुएशन, और पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है तो d2u बाय dx2 ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है तो लेस देन जीरो। और बोथ ऑफ दिस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विल बी जीरो, बिकॉज फोर्स जीरो है पार्टिकल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी du बाय dx जीरो मिलेगी। तो ये सब 11th में पढ़ा है आपने, मैंने जस्ट रिकैप करा। और लास्ट सिचुएशन न्यूट्रल, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल को इक्विलिब्रियम सिचुएशन से डिस्प्लेस करो तो भी पार्टिकल वापस वही है, नई पोजीशन जो है वो भी इक्विलिब्रियम ही है, नई पोजीशन भी इक्विलिब्रियम है। तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। तो उसका अच्छा सा एग्जांपल हो जाता है कि फ्लैट सरफेस पे कोई बॉल रखी है, तो उसको कहीं पर भी रखोगे तो इक्विलिब्रियम पे ही है, मतलब इक्विलिब्रियम के आइट साइड में भी इक्विलिब्रियम है। तो ऐसी सिचुएशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। चलो, तो ये अपने शॉर्ट में इक्विलिब्रियम का मतलब समझा और सब चीजें रिकैप करी। इसमें कोई भी डाउट, सबको क्लियर है क्या? रिप्लाई करिए। यस, ओके, बच्चे का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, यस, बहुत बढ़िया।
ओके, तो सबको सब क्लियर है ना। तो चलो अब इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चंस अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या बन सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ डाउट? गलती से बीच में माइक ऑन हो जाता है कभी कभी किसी का, तो प्लीज उसे ध्यान रखिए, ऑफ रखिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक सिचुएशन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आई हैव टू पार्टिकल्स विच आर फिक्स्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बोथ आर चार्ज, वन इज अ चार्ज q एंड अदर इज अ चार्ज 4q। मेरे पास दो पार्टिकल्स है, दोनों पे चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे q एक पे 4q, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम कुछ एज्यूम कर लो, मान लो कि l है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज l। Where should I put a third charge? Where should I put a third charge so that it may remain in equilibrium? एक तीसरा चार्ज मैं कहाँ रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? मैं एक तीसरा चार्ज कहाँ रखूं? इसी प्लेन में, प्लेन इन द प्लेन ऑफ द टू चार्जेस, इस दिस प्लेन में, इन दिस प्लेन एक तीसरा चार्ज कहाँ रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे? करिए ट्राई करना हो, ठीक है। मुझे उसकी पोजीशन भी समझाइए, जो भी आपका आंसर होगा उसमें आप ये भी बताएंगे कि इससे इतनी दूर रखना है या उससे इतनी दूर रखना है ना, अच्छे से पोजीशन एक्सप्लेन करना है। अच्छे से एक्सप्लेन करना है। निमित आप ट्राई करो, ईशान ठीक है। ठीक है, एंड आंसर एवरीवन को मत दीजिएगा। अच्छा, ठीक है ईशान, मतलब मैंने तो ऐसे ही मन से डाटा दिया था, कहीं हो सकता है। चलिए, तो इन दोनों को तो फिक्स रखा है, एक तीसरा चार्ज कहाँ रखे वो पूछा है कि वो इक्विलिब्रियम में रखे। अब तीसरा चार्ज मान लो मैंने यहाँ रख दिया, कोई भी रैंडम सी जगह पर रख दिया, मान लो क्यू चार्ज रखा, मुझे पता नहीं कितना रखना है, क्यू रख दिया, मान लो पॉजिटिव रख दिया। तो इस पर, इसकी वजह से फोर्स इस लाइन के अलाउंग होगा, इसकी वजह से फोर्स इस लाइन के अलाउंग होगा, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स जीरो, फॉर फोर्स टू बी जीरो, नेट फोर्स जीरो होने के लिए मुझे, अगर दो फोर्स है तो दोनों को इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ तो इक्वल अपोजिट फोर्स हो ही नहीं सकता। तो वो सिचुएशन कब आ सकती है? जब चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन पर ही चार्ज रखे तीसरा, है ना। तीसरा चार्ज इनको जोड़ने वाली लाइन पर ही रखे। चलो इनको जोड़ने वाली लाइन पे रखते हैं अपन। तो इनको जोड़ने वाली लाइन पे कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो इधर रख सकता हूँ, बीच में रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, सारी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ रख के देखते हैं, चलो यहाँ रखते हैं, मान लो प्लस क्यू। तो ये दोनों ही प्लस इसको रिपेल करेंगे, दोनों का फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो इक्विलिब्रियम तो यहाँ अचीव हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे वहां रखेंगे तो दोनों का रिपल्शन फोर्स आएगा, फिर से इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता, तो बीच में कहीं रखना पड़ेगा। मान लेते प्लस चार्ज बीच में कहीं रखा है, इसकी वजह से रिपल्शन उस साइड हो जाएगा, उसकी वजह से रिपल्शन इस साइड हो जाएगा। एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो आ गए कम से कम, मैग्नीट्यूड बराबर कर लेंगे अपन, है ना। मान लो यहाँ से एक डिस्टेंस पे रखा है, ड्यू टू दिस प्लस क्यू इस पे रिपल्शन फोर्स इधर हो गया, ड्यू टू 4q रिपल्शन इधर हो गया, अपोजिट फोर्स से मैग्नीट्यूड बराबर कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड बराबर होने के लिए फॉर इक्विलिब्रियम क्यू की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा? के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले की वजह से के 4q स्मॉल क्यू बाय डिस्टेंस ऑफ एल माइनस एक्स का स्क्वायर होगी, ठीक है। यस, आप सबके आंसर्स आ रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ ट्राई। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज गिविंग मी एल माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। मैं मैथमेटिकली अगर सही सही लिखूं तो दिस शुड बी एल माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। दिस इक्वेशन गिव्स मी एल माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x। रूट लूंगा तो प्लस माइनस साइन अलाउड है यहाँ पे। अगर मैं प्लस साइन लूं तो एल माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x, एक्स उधर गया तो 3x, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा l बाई 3। और माइनस साइन लू अगर तो l माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, ये माइनस एक्स उधर गया, उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स मतलब एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। मेरे पास दो आंसर आ गए, एक आंसर मुझे आ रहा है एक्स इक्वल टू l/3, एक आंसर मिल रहा है एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। एक्स इक्वल टू माइनस एल का मतलब क्या है ये समझते हैं। एक्स इक्वल टू माइनस एल मतलब नेगेटिव, मतलब उल्टा। मैं उधर की तरफ एक्स मान रहा था ना, नेगेटिव मतलब उल्टा, उस तरफ एल डिस्टेंस पे वहां, है ना। इस चार्ज से उधर नहीं, इधर की तरफ एल डिस्टेंस पे। तो वो तो पॉसिबल था ही नहीं ना, अपन ने चेक कर लिया था यहाँ पे।
पॉसिबल ही नहीं था वो, तो ये तो गलत आंसर है। तो ऐसा कभी कभी गलत आंसर भी मिल जाते हैं अपन को सॉल्व करके, मतलब मैथमेटिक्स अपन को एक आंसर ऐसा दे देता है जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा हमेशा, है ना, जो आंसर आए वो पॉसिबल है कि नहीं। बस अब अपना आंसर बस ये बच गया, ठीक है। चलो अच्छा, एक और चीज देखो, सॉल्व करते वक्त ये स्मॉल क्यू तो कैंसल आउट हो गया था दोनों साइड। तो स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड अगर बदलूंगा मैं, तो क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल जाएगी? इज दिस इक्विलिब्रियम सिचुएशन डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू? नो, बिल्कुल सही, दिस इज नॉट डिपेंडेंट, बिल्कुल सही, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या साइन पे डिपेंडेंट है क्या? मैं प्लस के बदले नेगेटिव चार्ज रखता तो चेंज होता क्या कुछ आंसर? प्लस के बदले नेगेटिव होता तो क्या होता? विल इट चेंज और रिमेन सेम? चलो, नो चेंज, यस, बिल्कुल सही, है ना, मैक्सवेल बोल रहे सेम होता, बिल्कुल सही। बस दोनों तरफ से जो फोर्स अभी इधर उधर लगे वो दोनों ही उल्टे डायरेक्शन में हो जाते, तो फिर से मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन फिर से अपोजिट होती। तो चाहे पॉजिटिव कर दो तब भी, नेगेटिव कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इस जगह पर प्लस क्यू रखो या माइनस क्यू रखो, कितने भी मैग्नीट्यूड का रखो, वो तो इक्विलिब्रियम में है ही हमेशा, ठीक है। ये पोजीशन ऐसी हो गई क्योंकि इन दो चार्ज की वजह से इक्विलिब्रियम में हो गई। चलो, अब इसी को और चेंज करते, और क्वेश्चन करने के लिए इसी को चेंज करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपसे भी पूछा था कि वो बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, इसकी कंडीशन क्या है, तो वो तो तुमने ढूंढ ली। अब बताओ वो चार्ज कितना रखे, किस साइन का रखे कि ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, आपको कोई बाहरी फोर्स ना लगाना पड़े और ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में हो जाए, इसके लिए कितना चार्ज रखे यहाँ पे? करो ट्राई। अगला पार्ट क्वेश्चन का, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2, मैग्नीट्यूड या अमाउंट ऑफ क्यू so that capital Q and 4Q are also in equilibrium। मैंने उन दोनों को फिक्स नहीं करा, वो वेरिएबल है। अब वो दोनों भी इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसके लिए इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन वाइन क्या होना चाहिए बताओ। तो एक आंसर भी आ गया मेरे पास, बहुत बढ़िया ईशान, गुड। बाकी बच्चे भी दीजिए आंसर जल्दी से। किसी की पोजीशन फिक्स नहीं है ना, आपको खुद दिमाग लगाना है क्या करना है। ऋतिक ठीक है, निमित आप दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूँ कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहे, तीनों ही इक्विलिब्रियम में रहे बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प के, ठीक है। समर्थ, एवरीवन को आंसर नहीं देना था, असर गलत है आपका। और कोई आंसर? चलो, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। रक्षित फिर से एवरीवन को आंसर दे दिया, क्या बात है। चलो, पहले तो अपन देखते हैं कि इस चार्ज का साइन क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब इस चार्ज पे इस 4Q की वजह से तो रिपल्शन ही होने वाला है, क्योंकि वो पॉजिटिव ये पॉजिटिव तो एक दूसरे को रिपल ही करेंगे, है ना। यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स है। अब तुम्हें अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो उस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, तो ये नेगेटिव चाहिए आपको। आपको ये तो समझ में आ गया कि Q शुड बी नेगेटिव, Q शुड बी नेगेटिव। ये तो समझ में आ गया कि Q इज लेस देन 0, माइनस Q होना चाहिए। मान लेते हैं साइन नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड Q है। अब नेगेटिव होगा तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा। चलो, अब वो अट्रैक्शन है, फोर्स बैलेंस करा देते। तो कैपिटल Q पर 4Q की वजह से फोर्स कितना होगा? K कैपिटल Q 4Q अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर शुड इक्वल टू कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का फोर्स, वो होगा कैपिटल Q और स्मॉल q अपॉन बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की x थी
जो अपन ने कैलकुलेट करी थी L/3 की, तो L/3 का स्क्वायर होना चाहिए डिनोमिनेटर, है ना। L/3 कैसे पता मुझे, तीनों को इक्विलिब्रियम में रखना है, इसके इक्विलिब्रियम के लिए तो इसे L/3 पर ही रखना चाहिए। तो बस, तो देखो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये L/3 का स्क्वायर नीचे 1/9, 1/9 इधर जाएगा, तो 4q/9 बच रहा है, 4q/9। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू 4q/9 और मैग्नीट्यूड नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इतना और साइन नेगेटिव, ये आ गया आंसर अपना। और उस चार्ट से कैलकुलेट करते तो भी ये आता। देख लो सब बच्चे, आ रहा समझ में? चलो सबको क्लियर? देखो डाउट कुछ, इस वैल्यू पे क्या होगा, माइनस ऑफ दिस अमाउंट का चार्ज हो जाए, तो तीनों ही इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। अब एक काम करते, चलो कॉर्नर वाले को फिक्स कर दिया था अपन ने, मान लेते कॉर्नर वाले को पकड़ के रखा है, फिक्स करा हुआ है, और बीच वालों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं अपन, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो बताओ इसका इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब करेंगे तो हमको स्टेबल अनस्टेबल पता चलेगा। तो बताओ दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, बताओ। whether this equilibrium stable or unstable। मेरे पास जवाब आ रहा है काफी बच्चों का, कुछ का मिक्स रिएक्शन से, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, देखो नेगेटिव था, मान लेते हैं नेगेटिव है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा उधर ले गया, थोड़ा सा हमें लेफ्ट राइट में ले गया, सपोज राइट में ले गया, तो राइट में ले जाऊंगा तो इस ट्यूब की वजह से जो अट्रैक्शन का फोर्स था वो डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगी तो, और उसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो पहले दोनों फोर्स बराबर थे, और ये अब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उसके पास ले जाऊंगा तो क्या होगा, उसकी तरफ ही चले जाएगा फिर तो, सही बात है। जिससे डिस्टेंस कम हो जाएगी उसका फोर्स बढ़ेगा, तो अगर इसको इस चार्ज को माइनस की को उधर डिफ्लेक्ट करूँ, उधर डिफ्लेक्ट करूंगा तो इसका फोर्स बढ़ गया, तो उसको पूरा ही खींच लेगा वो, इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, नेगेटिव चार्ज के लिए अनस्टेबल। बीच में मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन का केस रहेगा, तो इसका फोर्स बढ़ जाएगा, तो रिपल्शन के केस में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसा हो जाएगा। बीच में नेगेटिव चार्ज के लिए अनस्टेबल और पॉजिटिव के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम बन रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, ठीक है। कोई बात नहीं आयुष, अब समझ लीजिए, मैंने पूछा था कि बीच वाले चार्ज को अगर डिस्प्लेस करूं अलोंग द लाइन जॉइनिंग तो स्टेबल है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो बीच वाला चार्ज अगर नेगेटिव था तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है, और पॉजिटिव था तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है। समझ में आई बात? हमने कैसे चेक करा, समझ में आया? बस थोड़ा सा इसको उधर ले गए तो 4q से डिस्टेंस कम तो उसका फोर्स ज्यादा, इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज 4q इज अट्रैक्टिंग, तो उसका फोर्स बढ़ गया, मतलब अपनी तरफ ही खींच लेगा, और उधर की तरफ डिस्प्लेस करने पे ये पॉजिटिव होता तो 4q का रिपल्शन का फोर्स होता, उस केस में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है। चलो सभी बच्चे क्लियर हो रहा है? ओके, यस, बच्चों को रिप्लाई आया सारा मेरे पास, बहुत बढ़िया। तो ये अभी तो अपन ने लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही उन्हें इक्विलिब्रियम में रखा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा 2D में पूरा प्लेन में अपन कुछ कर लेते हैं। तो सपोज मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आई हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ऑन द वर्टाइसेस चार्जेस रखे हुए Q, ऑन द वर्टाइसेस चार्जेस रखे हुए Q। तीसरा चार्ज कहाँ रखूं, तीसरा चार्ज कहाँ रखूं और कितना रखूं, किस अमाउंट का रखूं, ये तीनों और वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाए, ऑल द फोर आर इन इक्विलिब्रियम। बताओ साइड लेंथ ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो A, आपको मुझे बताना है कि तीसरा चार्ज कहाँ रखो, एक चौथा चार्ज, सॉरी तीन तो है, फोर्थ चार्ज रखना है आपको, फोर्थ चार्ज कहाँ रखे और किस अमाउंट का रखे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन, सो दैट ऑल द फोर आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ईशान, थोड़ा सा सोच समझ के देखो, प्रथम, ठीक है। और मैग्नीट आपको चार्ज का अमाउंट भी बताना है। बेसिक अमाउंट गलत है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी बताना है आपको, कितना चार्ज रखना चाहिए।
अच्छा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन वाइन थोड़ा अच्छे से लिख के दो। प्रथम गलत है आपका आंसर। देखो, चार्ज कहाँ रखना चाहिए ये तो आसान है, क्योंकि अब तीन चार्जेस है, सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो सिमेट्रिकल पोजीशन पे चार्ज रखना चाहिए, ताकि तीनों को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो तीनों पे एक जैसी सिचुएशन बने, इसके लिए तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज बीच में रखना चाहिए। इन तीनों पे भी बैलेंस करना है फोर्स, तो चौथा चार्ज एकदम बीच में होना चाहिए, जिससे सब पे एक जैसा कर पाएगा वो। तो सेंट्रॉइड पर रखना चाहिए, ये तो एक चीज समझ में आ रही है हमको, है ना। अब अमाउंट कितना रखना चाहिए उसका, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज कुछ एक्स, ठीक है। अब वो एक्स चार्ज इसको 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 क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट की रिपेल, ये सोच लो। ये आपस में क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, तो वो अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो बैलेंस कर पाएगा इन तीनों को। वो खुद तो बैलेंस में ही होगा ना, क्योंकि वो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल फोर्सेस आएंगे, तो वो सिमेट्रिकल फोर्सेस तो बैलेंस हो जाएंगे। तो अब इन तीनों को ही वो अट्रैक्ट करे, तो इसके लिए माइनस में होना चाहिए, तो उसका साइन भी समझ में आ गया, नेगेटिव होना चाहिए। बस अमाउंट कितना है वो निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि क्यू पर रिपल्शन का जो फोर्स था, ये फोर्स तुम जानते हो, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होता है, और उसका रिजल्टेंट यहाँ बीच में आ जाता है, कितना आता है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दोनों का cos 30 तो 2f cos 30 करेंगे तो √3 आता है। तो इतना ही फोर्स अट्रैक्शन वाला चार्ज भी लगा दे। अब अट्रैक्शन वाला चार्ज कितने डिस्टेंस पे होता है पहले तो निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये डिस्टेंस होती है a/√3। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो सेंट्रॉइड से वर्टेक्स की डिस्टेंस a/√3 होती है। कैसे लाया मैं बता देता हूँ, पर आपको शायद याद होना चाहिए। ये जो टॉप पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये लेंथ कितनी आएगी, ए का cos 30, दिस इज 30, सो ए का cos 30, ए का इधर cos 30, ए cos 30 a√3/2, और उसको 2/3 में डिवाइड करता है सेंटर डिवाइड दिस मीडियन इन 2/3, तो ये 2/3 और ये 1/3 ऐसा रेशियो आता है, ठीक है। तो a cos 30 का 2/3 वो आ जाएगा a/√3। सॉल्व करके देखना, तो ये a/√3 आ जाएगा। बस अब इस चार्ज का फोर्स कितना होना चाहिए, वो इसके बराबर होना चाहिए, तो फोर्स को लिख देना k q x अपॉन डिस्टेंस इज a/√3 स्क्वायर ऑफ दैट। सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, तो आपको x मिल जाएगा q/√3। नेगेटिव साइन है ऑफकोर्स उसका, है ना, तो बीच का चार्ज नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड ये है, तो यहाँ पे चार्ज रखना चाहिए -q/√3। दिस शुड बी योर आंसर। देखो सब बच्चे, आयुष पूछ रहा है दोनों फोर्स इक्वल कैसे हुए। दोनों फोर्स, ये इधर वाले चार्ज का इधर वाले चार्ज का तो इक्वल ही आएगा ना, चार्ज ही इक्वल है ना वो दोनों, क्यू क्यू, और डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शंस में सेम देख के अपन 30 निकाल लेंगे। ठीक है, देख लीजिए कुछ और डाउट इसमें। आयुष क्लियर है आपको, समझ में आया कि नहीं बच्चों, जल्दी बताओ। चलो आयुष तो बोल रहा है क्लियर है, बाकी बच्चे भी देखिए। q/√3 है ना, गलत तो नहीं लिखा मैंने, चेक कर लिया, q/√3 आ रहा है ये। यार बच्चे बोल रहे यार, काफी बच्चों के आंसर मेरे पास q/3 आए थे, समझ गए। चलो, कई बच्चों ने डिस्टेंस में गलती करी होगी, है ना, तो डिस्टेंस की गलती से गड़बड़ करी है। ओके, तो अब ऐसा मैंने, देखो ये अब मैंने ट्राइंगल का कराया, ऐसा स्क्वायर का भी कर सकते हो, किसी भी शेप का कर सकते हो अब तो आप, ठीक है। तो आप कर लेना, अपन अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चार्जेस का तो रख के देख लेंगे आप, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ओके, आई हैव एन सरफेस विच इज रफ, और यहां पर मेरे पास एक चार्ज फिक्स है, एक चार्ज फिक्स है जिसपे चार्ज प्लस क्यू है। मेरे पास एक यहाँ पे ब्लॉक भी है जो मूवेबल है, जिसका मास m है और चार्ज स्मॉल q है, और इसके और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड g है नीचे की तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस फिक्स्ड चार्ज एंड द ब्लॉक
सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रह सके इसके लिए एक्स की रेंज क्या होनी चाहिए, है ना, रेंज ऑफ एक्स सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। एक्स की रेंज क्या होना चाहिए जिससे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। और फ्रिक्शन इन्वॉल्व करा दिया मैं यहाँ पे, करो। बताइए। एक्स की रेंज बताइए जिससे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, पर मैंने पूछा है रेंज बताना है आपको, तो आपको आंसर ऐसे फॉर्म में देना है कि वो रेंज जैसा दिखे, ठीक है। तो आपका आंसर मैं कमेंट नहीं करूंगा, रेंज देना है आपको एक्स की। डिस्ट्रिक्ट ठीक है, ओके दक्ष। चलो बाकी बच्चे भी दीजिए, कुछ ही बच्चों के आंसर आए हैं अभी। ठीक है ईशान, एक छोटा सा लिखने में मिस्टेक कर दी, ठीक है, आपका कहना सही है वैसे। समर्थ वेरी गुड। चलो काफी बच्चे सही रिप्लाई दे रहे हैं मुझे। अ, सब लोग क्या कर रहे होंगे, यही कर रहे होंगे कि फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। अब इन पे तो रिपल्शन फोर्स ही होगा आपस में, ये प्लस है, वो भी साइन बोला तो प्लस ही मानते हैं अपन, तो साइन नहीं लिखा रहता है तो दोनों प्लस है तो एक दूसरे को तो रिपेल ही करेंगे, ठीक है। तो रिपल्शन का फोर्स इस पे बाहर की तरफ दिखा दोगे, इस पे कितना दिखाएंगे, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब इसे कौन बैलेंस करना चाहिए, फ्रिक्शन, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही यहाँ तो फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, बट फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन यहाँ पे mg आएगा, तो म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, द फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg। तो यहाँ से देखो इस पे कंडीशन आ गई के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया के क्यू क्यू अपॉन म्यू mg, तो रूट ले लो तो ये आ गया आंसर। बस इतना आसान क्वेश्चन था। तो फ्रिक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है ना, कि फ्रिक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू से कम होगी इन द केस ऑफ स्टैटिक कंडीशन। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, ब्लॉक रिलेटिव नहीं मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट से कम होती है, बस उससे अपने को डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो इज दिस क्लियर, कैसे करा मैंने ये समझ में आ रहा है, कैसे अपन ने लिख के करा है ना। डायरेक्टली अपन को फ्रिक्शन की लिमिट वाली कंडीशन लगाने से डायरेक्ट लिमिट में ही आंसर मिला। ओके अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं। नाउ आई हैव एन इंक्लाइन प्लेन, है ना। अब एनएलएम भी घुसाते हैं थोड़ा सा, फ्रिक्शन के साथ थोड़ा सा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी लगाते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल का इंक्लाइन है, और इस पे रखा है ब्लॉक, वही मास m और चार्ज q का ब्लॉक है ना, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी वही म्यू है, पर अब की बार जो म्यू है वो tan थीटा से छोटा है, और नीचे वो रखा हुआ है अपना चार्ज q फिक्स। और फिर से क्वेश्चन वही है, रेंज ऑफ एक्स सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, रेंज ऑफ एक्स सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन सेम है, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दी, क्वेश्चन सेम है एग्जैक्टली, अब सिचुएशन थोड़ी सी इंक्लाइन प्लेन पे डाल दी मैंने। करो
ट्राई करो, बताओ अब आंसर क्या आएगा। करिए, आंसर बताइए। ओके, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। रनत ठीक है, ऋत्विक अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो सबके इनकम्प्लीट या गलत आंसर है, आइदर इनकम्प्लीट और रॉन्ग, आइदर इनकम्प्लीट और रॉन्ग। गलत है निमित, इसका गलत है। फ्रिक्शन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। फ्रिक्शन का फोर्स है ना, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो उसकी वजह से ना क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती है और बच्चे मैक्सिमम गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ चीजें दिख रही है। चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। ये जो फ्रिक्शन इस पे लगेगा ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि नीचे ही लगे, ऊपर भी लग सकता है और नीचे भी लग सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फोर्स ज्यादा है। अगर mg वाला फोर्स ज्यादा है रिपल्शन से, अगर mg वाला फोर्स ज्यादा है रिपल्शन से, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और अगर रिपल्शन ज्यादा है mg के फोर्स से, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। तो फ्रिक्शन दोनों तरह हो सकता है, तो आप थोड़ा दिमाग लगा के करो, ठीक है। देखो, अगर इस ब्लॉक का एबीडी बनाए अपन, तो ब्लॉक पे mg साइन थीटा लग रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन, और रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ। mg साइन थीटा लगेगा अलोंग द इंक्लाइन, और यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, विच विल बी के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी हुई, तो ये फोर्स बहुत कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई mg साइन थीटा ज्यादा हो जाएगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग के रोक रहा होगा, है ना, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग के रोकेगा। अगर ये x लार्ज हुआ तो, है ना, इफ x इज लार्ज, तो ये फोर्स बड़ा है, इससे नेट फोर्स नीचे आ रहा था, उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो अब फ्रिक्शन रोकने के लिए रिक्वायर्ड कितना है, इट शुड बी mg साइन थीटा माइनस के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और फ्रिक्शन को फिर से वही लेस देन इक्वल टू म्यू एन कर देना, एन हो जाएगा mg cos थीटा हियर। तो एक कंडीशन यहां से आ जाएगी। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक्स तुमने छोटा रखा था, तो इसलिए ये फोर्स बहुत बढ़ गया, है ना, ऐसा भी तो हो सकता था कि एक्स वॉज स्मॉल। अब एक छोटा होने से क्या हो गया कि फ्रिक्शन को नीचे लग कर रोकना पड़ा ब्लॉक को, ठीक है, क्योंकि mg साइन थीटा बहुत छोटा पड़ गया इन तो रिपल्शन के फोर्स से। mg साइन थीटा कम है और रिपल्शन का फोर्स ज्यादा है, तो फ्रिक्शन भी नीचे लग के mg साइन थीटा को सपोर्ट कर रहा है। तो अब फ्रिक्शन क्या चाहिए रोकने के लिए, वो होना चाहिए था के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी तो होनी, लेस देन इक्वल टू तो होनी चाहिए म्यू एन से, एन हो जाता है mg cos थीटा। तो ऐसी दो पॉसिबिलिटीज है, आपको सोचना चाहिए था ये। बस ट्राई करो,
इसको वहां ले जाओ, इसको यहाँ लाओ, है ना। तो थोड़ा सॉल्व वॉल्व करो, ये वाला टर्म उधर ले गए तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये उधर ले गए थे, ये इधर लाए थे, और डिनोमिनेटर वगैरह में ले जाना, तो के क्यू क्यू अपॉन एम जी कॉमन लेके साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, एक्स इससे छोटा होना चाहिए, और वहां से सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू बड़ी आएगी, इसको उधर ले जाओगे फिर डिनोमिनेटर वगैरह करके देखोगे तो के क्यू क्यू अपॉन एम जी टाइम कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, सॉरी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसके रूट से बड़ा होना चाहिए। तो ये दो ऐसे पॉसिबिलिटी आएगी, रेंज आएगी एक्स की। कुछ समझ में आया, बताइए। सर बोल रहा है सर हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे फ्रिक्शन पर। फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो की जरूरत क्यों होती है बेटा, है ना। ऐसा कुछ फ्रिक्शन की जरूरत है ही नहीं कि फ्रिक्शन जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, नहीं लगे फ्रिक्शन मत लगने दो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। चलो, तो हमको फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में थोड़ा ध्यान रख के करना था। तो अब एक्स की देखो एक रेंज आ गई, ये नंबर बड़ा है मैग्नीट्यूड में इससे, क्योंकि देखो यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है, अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे छोटी है ना, डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ छोटी है, तो इससे और उसके बीच में आ जाएगा एक्स, एक्स की फाइनल वैल्यू इन दोनों के बीच में आ गई, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो ये जो भी एक्सप्रेशन था वो यहाँ लिख देना, और ये जो भी एक्सप्रेशन था वहां लिख देना, ऐसा एक्स की पूरी रेंज आ गई। चलो, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, इफ tan theta was greater than mu then sin theta was greater than mu cos theta, that's why this is a positive number, समझे। इसका इंपॉर्टेंस यहाँ है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, sin थीटा ग्रेटर देन म्यू cos थीटा होगा अगर tan थीटा इससे बड़ा है, क्लियर। ओके बच्चों, चलो तो ये अपने फ्रिक्शन, यस करना, ये अपने फ्रिक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लिया, है ना। आगे बढ़ते, इक्विलिब्रियम की बातें चल रही थी, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड और क्वेश्चन देखते, तो आपके मॉड्यूल में भी एक दो क्वेश्चन है, अब अपन वो सब देख लेना। अब मैं एसएचएम वगैरह भी करवा देता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एसएचएम हो सकता है ना, तो एसएचएम भी करे जरा एक बार, तो ये हटा रहा हूँ मैं एसएचएम वाला कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप देखो, आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काफी, दो चार्जेस है, एक स्ट्रेट लाइन पे कुछ डिस्टेंस पे फिक्स है, ये दोनों फिक्स है एल डिस्टेंस पे, हाँ, इनके एकदम मिड पॉइंट पे मुझे चार्ज रखना पड़ेगा अगर उसे इक्विलिब्रियम पे रखना है तो, मान लो मिड पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा है क्यू, अभी चार्ज को यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा एक्स से, एक्स इज स्मॉल, तो प्रूव करना है कि वो एसएचएम करेगा, जब उसको रिलीज करूंगा तो एसएचएम करेगा, प्रूव एसएचएम एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड, एसएचएम जब भी प्रूव करोगे तो टाइम पीरियड निकालने को बोलते ही सब, तो फाइंड इट्स टाइम पीरियड, प्रूव करो कि चार्ज पार्टिकल जो एकदम बीच में था उसे हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ूंगा तो वो एसएचएम करने लगेगा, उसके एसएचएम का टाइम पीरियड निकालो, करिए। पुराने क्वेश्चन का सब हटा रहा हूं मैं, यस
एसएचएम प्रूव कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड तरीका होता है एसएचएम प्रूव करने का, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन इट्स एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शुड बी अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एसएचएम प्रूव करने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए? एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करो पार्टिकल को और देखो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, और अगर वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम प्रूव हो जाता है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ना, वो ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा इज 2π/t, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t, और उससे अपन को ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से टाइम पीरियड मिल जाता है। तो एसएचएम प्रूव करने का तरीका हमेशा ये होता है, we need to find acceleration of particle and we need to check whether it is proportional to displacement and in direction it should be negative in the direction of displacement, बस। और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा यहाँ से मिल जाएगा और ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड। चलो तो करो एक्सेलरेशन निकाल के चेक करो। मास ऑफ पार्टिकल m मान लेना, मास की जरूरत पड़ेगी m मान लेना। तो मेरे पास आंसर भी आया कुछ, ठीक है। अगर वो कुछ गलत लग रहा है मुझे आंसर, चेक कर लीजिएगा। आज सही भी हो सकता है ना, मैं भी निकाल के देख लेता हूँ। जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी वो तो L/2 डिस्टेंस पे थी। अब चार्ज पार्टिकल को इधर x से डिस्प्लेस करा तो ये L/2 - x, ये L/2 + x, L/2 - x डिस्टेंस हो जाएगी इधर, इक्विलिब्रियम से यहाँ चलेगा चार्ज पार्टिकल यहाँ, ठीक है। तो L/2 - x डिस्टेंस कम होने से फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वो रिपल्शन का फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, और इसका फोर्स डिस्टेंस बढ़ने से कम हो जाएगा। तो नेट में फोर्स की डायरेक्शन ऑफकोर्स इस तरफ आएगी, एफ नेट, है ना, क्योंकि इसका रिपल्शन फोर्स इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड बिकॉज डिस्टेंस इज स्मॉलर। चलो तो नेट फोर्स कितना होगा वो लिख लेते हैं अपन। नेट फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वो होना चाहिए इसका रिपल्शन का फोर्स, दैट विल बी k q अपॉन डिस्टेंस विच इज L/2 - x इसका स्क्वायर, और दूसरे का फोर्स डिफरेंस ले लो क्योंकि ऑपोजिट है। सॉल्व करते हैं इसको जरा। मास इंटू एक्सेलरेशन शुड इक्वल टू k q कॉमन लो, अंदर आएगा 1 दिस स्क्वायर 1 दिस स्क्वायर, एलसीएम ले लो, आ जाएगा L/2 - x का स्क्वायर इंटू L/2 + x का स्क्वायर, न्यूमरेटर में L/2 + x का स्क्वायर माइनस L/2 - x का स्क्वायर। पुराना अपना a² - b² का फॉर्मूला दिखता है, a² - b² = a + b a - b, लगा दो। तो मास इंटू एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इक्वल टू k q/m। चलो यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं, a² - b² विल बी a + b, तो इन दोनों का सम करूंगा तो L/2 + x, L/2 - x, x गायब, L/2 का L बचा, इंटू a - b, डिफरेंस लूंगा तो L/2 गायब, 2x बचेगा। एंड डिनोमिनेटर में भी वही देखो, ये a + b इंटू a - b है, तो a² - b² बन जाएगा वो नीचे, ये आ गया। अब x बहुत छोटा था, x इज स्मॉल, अगर x बहुत छोटा है तो L/2 के स्क्वायर दैट इज L²/4 विल बी वेरी मच लार्जर देन x², तो नीचे इसको निग्लेक्ट कर दो। सो दिस इज नियरली इक्वल टू k q/m, ये 2x और ये l, तो ऊपर एक 2xl डिवाइडेड बाय यहाँ L²/4 का स्क्वायर, मतलब L⁴ बाय 4 का स्क्वायर 16, वो 16 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो नीचे एक L³ बच गया, यहाँ पे देखो एक L³ बचा, ये 2 और 16 32 कुछ हो जाएगा, है ना, तो ये एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास, ठीक है। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो सही बात है ये, बस। तो ये एक्सप्रेशन देखो x के प्रोपोर्शनल आ गया ना, और डायरेक्शन देखो अपोजिट थी, एक्सप्रेशन इधर, फोर्स उधर है, तो एक्सप्रेशन उल्टा, तो एसएचएम प्रूव हो गया। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दिख रहा है x छोड़ के बाकी सारी चीजों यहाँ पे, वो हमारा ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर मिला मुझे k q
32L, L से L गायब हो चुका है नीचे का, तो 32 KQQ डिवाइडेड बाय नीचे ML क्यूब, और इसका रूट ले लो तो ओमेगा आ गया, और ओमेगा 2π/T होता है, तो टाइम पीरियड भी आ गया इसको अरेंज करके। आ रहा है? चलो सभी बच्चे देख लीजिए क्या करा मैंने, ये अभी ओमेगा आया है, इसको टी उधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो टाइम पीरियड लिख देना क्या हो जाएगा। तो अपना आंसर आ गया फॉर टाइम पीरियड, और अपन ने प्रूव कर दिया एसएचएम होगा। इज इट क्लियर? कैसे करा अच्छे से समझिए, एसएचएम कैसे प्रूव करते हैं याद करिए। एसएचएम आपको 11th में पढ़ाया है, वो बार बार 12th में भी लगेगा, कई जगह पे लगेगा। एल में पावर देखो नीचे एक यहाँ पे भी एल और यहाँ पर पावर 4 थी, तो एल की पावर 3 बचेगी, है ना। न्यूमरेटर में भी एल था, नीचे भी एल की पावर 4 था, तो एल की पावर 3 बचेगी नीचे। ठीक है, चलो तो ये हमारा एक क्वेश्चन देखा अपन ने। अब इस चार्ज को अगर मैं वाई एक्सिस में डिस्प्लेस करता तो क्या होता? पॉजिटिव चार्ज था वो, मैं ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता, है ना। मेरा क्वेश्चन बदल दिया मैंने, ये दो चार्जेस, इनके मिड पॉइंट से वो जो तीसरा चार्ज है उसे ऐसा डिस्प्लेस कर देता, तो क्या होता बताओ? क्या वो एसएचएम करता? सही बात है सर, यस नमित, मूव टू इंफिनिटी, यस, है ना। इट विल नॉट डू एसएचएम बिकॉज इन दोनों की वजह से इस पर रिपल्शन फोर्स होता है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स हो जाता, तो अवे मूव टू इंफिनिटी हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। इट विल गो टू इंफिनिटी, इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, वापस नहीं आता वो, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होता, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? नेगेटिव होता तो क्या होता? वापस आता ना, एसएचएम करता। ठीक है, यस, यहाँ पे रखा पॉजिटिव चार्ज, एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम फील करता है स्टेबल वाला, एक्स एक्सिस के अलांग वो एसएचएम कर लेता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एक्स एक्सिस में तो अनस्टेबल फील करता है, पर वाई एक्सिस में स्टेबल फील करता है इक्विलिब्रियम को। नेगेटिव चार्ज वाई एक्सिस में एसएचएम करता है। तो अब ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। ये क्यू क्यू चार्ज है, डिस्टेंस वही L/2 और L/2 हो जाएगी सेंटर से, और ये -q रख के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया y से, और y स्मॉल है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है एसएचएम और उसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, चलो एक एक्स एक्सिस के लिए मैंने कराया, वाई एक्सिस के लिए आप पे छोड़ रहा हूँ, चलेगा क्या? ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एससीबी में भी है, अपने मॉड्यूल में भी है, इसको अच्छे से करना, है ना। याद रखना, इसके जो भी रिजल्ट आए, नहीं याद हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर जरूर जल्दी से निकालना सीख लेना। ठीक है, चलो तो ये अपने कुछ एसएचएम के टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन भी देखे। मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चन और है आपके पास, और क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे अपन, जब अलग अलग सिचुएशन पढ़ेंगे। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब अभी हमको कंटिन्यूस चार्ज बॉडी के बीच में भी फोर्स निकालना है, तो उस पर आते हैं अपन। ठीक है, तो ये हटा रहा हूँ सब मैं, यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। हमने अभी तक पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना सीखा है। अब एक बड़ी बॉडी जिसपे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक रॉड, थोड़ा आसान क्वेश्चन रॉड से स्टार्ट करेंगे। सो आई हैव अ रॉड विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब कि इसके पूरी लेंथ पर चार्ज एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं कोई फर्क नहीं है, सब तरफ एक जैसा है। ठीक है, मान लो कि क्यू चार्ज था इस पे, और लंबाई इसकी एल थी, लेंथ इज एल, और उसके कोने से ए डिस्टेंस पे जाकर हमने इसी के लाइन में यहाँ पे चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू, वो रॉड के अलाउंग ही चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। तो बताओ स्मॉल क्यू पे फोर्स क्या आएगा, रॉड की वजह से स्मॉल क्यू पे फोर्स क्या आएगा? ग्रेविटेशन वगैरह में शायद कराओ इस तरह का क्वेश्चन, बताओ फोर्स क्या आएगा यहाँ पे? हेडिंग क्या है? हेडिंग कुछ नहीं, बस कूलॉम्स लॉ का नेक्स्ट स्टेप हो गया, फोर्स बिटवीन कंटिन्यूस चार्ज बॉडी। कंटिन्यूस चार्ज बॉडी, कंटिन्यूस चार्ज मतलब कि जैसे कि रॉड है, रिंग हो जाएगी, करेंगे इस तरह की चीजें अपन। तो फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज बॉडी। चलो वाह यार, आंसर भी आ गया मेरे पास, तो बहुत बढ़िया। वेरी गुड, काफी जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं।
चलो तो मैं भी करता हूँ। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? ऐसे क्वेश्चंस में हम कूलॉम्स लॉ का यूज लेते हैं। कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स देता है। तो एक तो पॉइंट चार्जेस, रॉड पे पॉइंट चार्ज जैसा ढूंढते हैं। तो चलो रॉड पे कहीं पे छोटा सा चार्ज ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कोने से अपन एक्स डिस्टेंस पे गए थे, एक कोने से एक्स डिस्टेंस पे गए थे और यहाँ पे लेंथ का छोटा सा सेगमेंट लिया dx का। तो इस पे चार्ज कितना होगा पहले तो वो निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ l पर, इन लेंथ l, इन लेंथ l चार्ज इज क्यू। एल लेंथ पे चार्ज क्यू है, तो यूनिट लेंथ पे क्या होगा? क्यू बाय एल, यूनिटरी मेथड से। तो dx लेंथ पे क्या होगा? शुड बी क्यू बाय एल इंटू dx, यूनिटरी मेथड। है ना, बचपन में सीखा होगा आपने। भाई अब 10 रुपए में 4 चॉकलेट आती है, तो 1 रुपए की कितनी आएगी? तो 5 रुपए की कितनी आएगी? ऐसा कुछ करते थे ना बचपन में, वही चीज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड। अब इस यूनिटरी मेथड में जो क्यू बाय एल होता है ना, इसको बोलते हैं अपन यूनिट लेंथ पे चार्ज या चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब भी चार्जेस ऐसा रॉड जैसी चीजों पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम यूज करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ये अपन को यूज कर लेते हैं जब भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे रॉड पर है, रिंग पर है। तो वो जो क्यू बाय एल है, जिसे लैम्डा बोला मैंने, ठीक है, वो इंटू डीएक्स, ये हमारा छोटी सी लेंथ डीएक्स पे चार्ज आया। तो छोटी सी लेंथ डीएक्स का चार्ज जो होता है, दिस बिकम्स लैम्डा डीएक्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू छोटी सी लेंथ। अब एक छोटा सा मेरा पॉइंट चार्ज होगा। इस पॉइंट चार्ज और क्यू के बीच का फोर्स हम लिखना जानते हैं बाय कूलॉम्स लॉ। तो इनके बीच का फोर्स तो लिख देते हैं चलो कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, इनके बीच का फोर्स कूलॉम्स लॉ से, डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द लाइन जर्निंग चार्जेस। मैग्नीट्यूड कितना होगा? उस मैग्नीट्यूड को छोटे से चार्ज का फोर्स है तो डीएफ बोला, कितना होगा वो? के क्यू डी क्यू, चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस, ए प्लस एक्स का स्क्वायर। आपको भले ही आता होगा लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से करूंगा। ठीक है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन है कंटिन्यूस चार्ज बॉडी का, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, कैसे निकाला, ये आज बता रहा हूँ, हमेशा मैं बताते नहीं रहूंगा क्योंकि ये सब बहुत कॉमन ट्रिवियल सी चीज है। ठीक है, और फिर अपन ने एक छोटा सा फोर्स लिखा। चलो, क्या है, समझ में आई चीज? अब फोर्स मुझे टोटल रॉड की वजह से निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा? रॉड पे छोटे 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 चार्ज ले लो। चार्ज यहाँ 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 सब जगह छोटे छोटे चार्ज ले लो। सब चार्ज का फोर्स देखो कैसा लगेगा। सबका फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएगा। सबके फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से ही होगा जिसमें एक्स बस बदल जाएगा। तो फोर्स बस वेरिएबल है जिसमें एक्स बस चेंज हो रहा है, और मुझे टोटल फोर्स के लिए मुझे वेक्टरली जोड़ना होता है। तो मैं सबकी डायरेक्शन सेम है, सारे फोर्सेस की डायरेक्शन सेम ही आएगी, तो मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ। मुझे अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती दिखती तो कॉम्पोनेंट लेना पड़ता, पर यहाँ पे डायरेक्शन सेम है। तो नेट फोर्स के लिए सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, एडिशन कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड जोड़ दे रहा हूँ सारे फोर्सेस का, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम ही है। तो के क्यू डी क्यू इज लेमडा डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वेरिएबल कौन है यहाँ? एक्स। लिमिट लगाओ, यहाँ खड़ेंगे तो 0, वहां खड़े हो जाएंगे एल। तो एक्स की लिमिट 0 टू एल, एक्स की लिमिट 0 टू एल। ठीक है, बस इंटीग्रेशन कर दो। तो एफ नेट शुड बी के क्यू लेमडा इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में अंदर होगा dx अपॉन ए प्लस एक्स। ए प्लस एक्स को ऊपर ले जाओ, ए प्लस एक्स की पावर -2 dx 0 टू एल। ये ए प्लस एक्स इज लाइक एक्स, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन मतलब एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो। तो के क्यू लेमडा, एक्स की पावर n का क्या होता है? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ए प्लस एक्स की पावर -2+1 अपॉन -2+1। लिमिट लगा दो 0 टू एल। अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखो। तो के क्यू लेमडा, नीचे -1 आ गया, ए प्लस एक्स, एक्स को पहले एल रखना है, बीच में एक और माइनस लगाया, एक्स को 0 रखना है। ये आ गया एक्सप्रेशन। थोड़ा सा अरेंज अरेंज करो तो आप सबने जो आंसर दिया था वही आ जाएगा, के क्यू लेमडा एल अपॉन, नीचे आ जाएगा ए प्लस एल इंटू ए, और लेमडा इंटू एल इज नथिंग बट क्यू। तो इसको कैपिटल क्यू आप लोगों ने दिया था मुझे आंसर, के क्यू क्यू अपॉन ये,
तो आपका ही आंसर आ गया, बिल्कुल सही। कोई भी किसी को डाउट, कुछ भी कोई पूछना चाहता है? इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करा मैंने, आपको आता तो था ये क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप करा। चलो अगला क्वेश्चन। अब मैंने रॉड को, देखो ऐसे रखा हुआ है, ये मेरे पास रॉड रखी हुई है, और जो मेरा चार्ज है ना जिससे फोर्स निकालना है वो यहाँ है क्यू। डिस्टेंस एल पर, एल नहीं, डिस्टेंस ए पर क्यू चार्ज है, और रॉड की लेंथ फिर से वही एल, रॉड फिर से वही यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और रॉड के दोनों कॉर्नर का यहाँ से जो एंगल है वो अल्फा और बीटा दिया आपकी बात। समझो क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या आएगा। करो, ट्राई दिस क्वेश्चन, करिए अली। करिए जल्दी, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। चलो किसी का आंसर कुछ, काफी टाइम दे दिया मैंने आपको। चलो मैं भी मेरा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
चलिए ध्यान दीजिएगा सब बच्चे यहाँ पे प्लीज, ध्यान दीजिए इधर। ये मेरी रॉड थी, ये चार्ज था और इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, हमें फोर्स निकालना है ना। तो इस चार्ज पर फोर्स निकालने के लिए मैंने क्या करा, ये वाला जो पॉइंट था चार्ज से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस थी उसको जो पॉइंट आ रहा था वहां से एक्स डिस्टेंस पे गए और यहाँ पे एक्स डिस्टेंस जाके, चलो किसी को तो कैच हुआ, कुछ बोला था मैंने जो ईशान को समझ में आया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गए और यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया अपन ने। ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया, यहाँ पे डी क्यू चार्ज जो होगा इट शुड बी लैम्डा डी एक्स, वहां का चार्ज लैम्डा डी बोल देंगे। वो चार्ज से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इट शुड बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। इस छोटे से चार्ज डी क्यू से जो इस चार्ज से फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अलोंग होगा, है ना, दैट शुड बी अलोंग दिस लाइन। तो इस लाइन के अलोंग जो फोर्स होगा वो डीएस, वो कितना होगा, वो होगा के चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की मैंने मान ली आर थी। नाउ दिस आर कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ ए इज अ कांस्टेंट, तो उसके टर्म में लिख दी मैंने थीटा को वेरिएबल बनाने की कोशिश करी क्योंकि उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी देखना आप, ए कॉस सॉरी आर कॉस थीटा इज ए, तो आर इक्वल टू ए सेक थीटा, है ना, बिकॉज आप देखो आर इंटू कॉस थीटा ए होना चाहिए कॉम्पोनेंट से, आर कॉस थीटा ए, तो ए शुड आर शुड बी ए सेक थीटा उल्टा। नाउ एक्स शुड बी ए टेन थीटा, इसे डिफरेंशिएट करा तो dx और d थीटा का रिलेशन आ गया। यहाँ पे लेंथ के छोटे से चेंज और इस एंगल के छोटे से चेंज, है ना, बेसिकली ये जो छोटी सी लेंथ है ना मेरी, वो यहाँ पे छोटा सा कुछ एंगल में चेंज क्रिएट कर रही है। ये जो हमने छोटी सी लेंथ ली है ना, वो एंगल में छोटा सा यहाँ पे चेंज क्रिएट कर रही है। d थीटा था और ये d थीटा था, तो इस एंगल के चेंज का और लेंथ के चेंज का रिलेशन आ गया ये डिफरेंशिएट करके। नाउ फोर्स देखा मैंने कितना है, फोर्स था k q d q बाय आर स्क्वायर, आर को मैंने लिख दिया a सेक थीटा और वो डी क्यू को लिखा लैम्डा डी एक्स। नाउ डी एक्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ए सेक थीटा डी थीटा, वो लिख दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेक थीटा कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में यहाँ पे ए का स्क्वायर होना चाहिए था नीचे, तो एक ए बच जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बचा मेरे पास डी का। दिस डी इज नॉट इन एक्स और नॉट इन वाई, दिस इज इन बिटवीन एंड its direction will change as this length x is changing। या एंगल चेंज करोगे, ये एंगल को थोड़ा ऊपर कर लोगे, एंगल बढ़ा दोगे तो फोर्स की डायरेक्शन एंगल के साथ बदल जाएगी, तो ये फोर्स वेरिएबल डायरेक्शन में, अब दिस इज नॉट इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। जब ऐसा होगा तो हमको फोर्स के एक्स वाई एक्सिस में कंपोनेंट को जोड़ना चाहिए, है ना। जब वेरिएबल फोर्स होते हैं ना, जब डायरेक्शन में भी चेंज हो रहे हो, तब उन सबके एक्स के कंपोनेंट को जोड़कर एक्स में नेट फोर्स निकाल लो और वाई कंपोनेंट को जोड़ के वाई में नेट फोर्स निकाल लो। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस फोर्स के दो कंपोनेंट लिखना चाहिए और नेट फोर्स जो भी होगा वो जाएगा नेट फोर्स इन एक्स, नेट फोर्स इन एक्स हो जाएगा इस छोटे से फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसका इंटीग्रेशन, प्लस जो भी छोटे से फोर्स का वाई में कंपोनेंट होगा उसका इंटीग्रेशन, वाई कंपोनेंट दे देगा फोर्स का। अभी एक्स में कंपोनेंट कितना होगा इसका, df cos थीटा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन df cos थीटा, है ना, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट आएगा और फोर्स का वाई कंपोनेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन df sin थीटा। देखो वाई कंपोनेंट df sin थीटा, पर मैंने वाई एक्सिस ऊपर लिया है तो मुझे यहाँ माइनस लगाना चाहिए बिकॉज df sin थीटा इज इन नेगेटिव डायरेक्शन। यहाँ तक किसी समझ में आई क्या, ये सब क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा बोल रहे dx कैसा आया, dx ये वाला dx मैंने डिफरेंशिएट करा, मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा विल बी ए सेक टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा को ऊपर लेके लिख दिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट? फिर से समझ लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस चार्ज की वजह से यहाँ से एक्स डिस्टेंस गए और यहाँ dx सेगमेंट लिया, इस dx सेगमेंट की वजह से यहाँ फोर्स लिखा, है ना। अब वो जो फोर्स है वो वेरिएबल है, तो मैंने उसको थीटा के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। मैंने ये जो मैथमेटिक्स लगाया है ये इसलिए करा है ताकि इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो इंटीग्रेशन जब पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे थीटा में कन्वर्ट करने से आसान होता है। तो मैंने सब कुछ थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। ये एंगल थीटा लिया, ये छोटा सा थीटा का चेंज है, तो थीटा के चेंज में और एक्स के चेंज का रिलेशन निकाला अपन ने ये। ठीक है, फिर फोर्स लिखा था के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मैंने थीटा के टर्म में डाली, डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स और डी एक्स को डी थीटा के टर्म में डाला, तो ये डी थीटा के टर्म में डी एफ आ गया।
अब डीएफ की डायरेक्शन बदल रही है, जैसे जैसे एंगल थीटा बदलेगा, जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन वेरिएबल है तो फोर्स के कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करें। फोर्स का एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, फोर्स का नेट में एक्स कंपोनेंट आएगा, छोटे से फोर्स का वाई में कंपोनेंट लिया, माइनस में आ रहा था, उसका नेट इंटीग्रेशन वाई का फोर्स दे देगा। अभी इंटीग्रेशन करना बचा है, ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देते। यहाँ कुछ डाउट? यहाँ आपको समझना बस ये चीज है कि फोर्स, क्योंकि करा तो सब कुछ देखो वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, छोटे से चार्ज का छोटा सा फोर्स लिखा और छोटे से फोर्स के इंटीग्रेशन से नेट फोर्स निकाल रहे हैं। अब चेंज बस इतना सा हुआ है कि इंटीग्रेशन करने के लिए मैं थीटा यूज कर रहा हूँ। ये क्यों? क्योंकि थीटा में इंटीग्रेशन आसान होता है इसलिए। और दूसरी चीज कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि फोर्स का एंगल भी बदल रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में इसमें बस छोटा सा चेंज हुआ है, ठीक है, वो मैथमेटिकल चेंजेस जो भी है, फिजिक्स के हिसाब से इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं, कर वही रहे, फोर्स छोटे से चार्ज की वजह से निकाल के उसको वेक्टरली जोड़ रहे। चलो, कोई डाउट यहां तक? नहीं है तो आगे बढ़ू क्या? शुड आई प्रोसीड? आगे करे? बोलो पार्थ। ऑल गुड, चलो ओके, बढ़िया, यस ठीक है। नाउ डीएफ की वैल्यू ये थी, वो जैसे यहां रखोगे तो क्या मिलेगा? देखो मेरे पास डीएफ इज के क्यू लेमडा बाय ए, के क्यू लेमडा बाय ए, दिस ऑल आर कांस्टेंट, इनटू डी थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा, तो सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, केवल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा। एंड थीटा की लिमिट क्या थी? मैंने डायग्राम दिया था, मैंने अब तो हटा दिया वो डायग्राम, याद करो मैंने क्या दिया था, ये वाला एंगल ऊपर का अल्फा दिया था, याद करो, और नीचे का एंगल बीटा दिया था। तो दिस थीटा इज मैक्सिमम अल्फा एंड मिनिमम माइनस बीटा, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस बीटा, तो लिमिट शुड बी फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। एंगल थीटा की लिमिट इज माइनस बीटा टू प्लस अल्फा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना बच्चा है, कुछ भी नहीं है, ये इंटीग्रेशन तो आसान है, के क्यू लेमडा बाय ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी बोलो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी बोलो, एनीवन? एक बच्चे का आया मेरे पास, ऋत्विक का। प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा होता है ना, कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा होता है, तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा। लिमिट लगाना है मुझे, माइनस बीटा टू प्लस अल्फा, लगा दीजिए लिमिट, तो के क्यू लेमडा बाय ए, अल्फा रखेंगे तो साइन अल्फा, माइनस लगा के बीटा रखेंगे तो साइन ऑफ माइनस बीटा, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल, वो नेगेटिव साइन बाहर ले सकते हो, तो ये प्लस कर लो, अंदर का माइनस बाहर निकाल के, ये फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट आया, फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट, माइनस बाहर था डीएफ, डीएफ वॉज के क्यू लेमडा बाय ए, साइन थीटा के बदले यहाँ कॉस, ये साइन थीटा है आपकी बार, पिछली बार कॉस थीटा था, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, बाहर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू लेमडा बाय ए, अंदर कॉस थीटा, और कॉस थीटा में लिमिट लगा देंगे, वही अल्फा और बीटा, कॉस में बीटा नेगेटिव डालने पे भी कॉस थीटा, कॉस और माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ये आंसर है वाई कॉम्पोनेंट फोर्स का, ये फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट है, वाई कॉम्पोनेंट, दोनों को जोड़ के नेट फोर्स लिख देंगे। कुछ आया समझ में? बड़ा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स भी ज्यादा है इसके अंदर, देखो अच्छे से, दिस इज एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, ये आया, और दिस इज वाई कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, नेट में दोनों कॉम्पोनेंट दिख गए हमें, तो इनका रिजल्टेंट नेट कॉम्पोनेंट बता सकते हैं, नेट फोर्स बता सकते हैं, देखो अच्छे से। चलो, एफ आई में इनिशियली नेगेटिव साइन क्यों लिया? ओके, देखो जो डीएफ फोर्स था उसका कंपोनेंट वाई में नीचे आएगा ना, डीएफ साइन थीटा इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, और मेरा वाई एक्सिस ऊपर है, तो माइनस डीएफ साइन थीटा, वो इस डीएफ का वाई कंपोनेंट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और कोई एनी अदर डाउट किसी को भी? ये बीटा में माइनस क्यों लगाया, समझ में आया? लिमिट माइनस बीटा से प्लस अल्फा क्यों, ये समझ में आ रहा है क्या? है ना, क्योंकि मेरा एंगल थीटा ऊपर की तरफ था, तो जो इस लाइन के नीचे के एंगल होंगे वो नेगेटिव में रखना चाहिए मुझे, ठीक है। फिर निमित पूछ रहा है यहाँ कैसे आया, चलो इसको बता देता हूँ मैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? इट विल बी कॉस थीटा, और उसमें लिमिट डालना है माइनस बीटा से प्लस अल्फा,
लिमिट डालते, तो कैसे डाली जाती है लिमिट? पहले ऊपर वाला एंगल लिख देंगे थीटा के बदले, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाला एंगल लिख देंगे, नीचे वाला एंगल कॉस ऑफ माइनस बीटा हो जाएगा। नाउ कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस माइनस 30 इज कॉस 30। कॉस में नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं रहता है, वो वही एंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये माइनस हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ समझ में आई बात? निमित चलो, अच्छा मैंने माइनस बीटा से अल्फा लिखा, सही तो लिखी लिमिट, सही है। हम्म, अच्छा निमित नेगेटिव साइन हट चुका था ना बेटा, इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस आता है ना, तो इसका माइनस और बाहर का माइनस मैंने हटा दिया ना, काट दिया दोनों को। ओके चलिए, यस पास। ये अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा है जिसमें आपको थोड़ा डायरेक्शन कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ा है ना। और क्वेश्चंस करेंगे हम, ये तो अभी स्टार्ट है बस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा करेंगे, फोर्स के कूलॉम्स लॉ पे भी थोड़े कम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा करेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन इतने हो जाएंगे आपके कि सब सब आदत हो जाएगी। और मैथ्स में पढ़ाई देंगे आपको इंटीग्रेशन, तो इसमें जो मैथ्स वाला पोर्शन है, ये कंपोनेंट इंटीग्रेशन करने का जो पोर्शन है, वो आपको आसान लगने लगेगा थोड़ी देर में। बस आप इसमें अगर अगर सोचे कि करा क्या है अपन ने, इसको अगर ब्रेक करे क्वेश्चन को, तो करा क्या है, मैंने इस रॉड पे छोटा सा चार्ज लिया, छोटे से चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लिखा, वो फोर्स मैंने प्रॉपर किसी एक वेरिएबल के टर्म में निकाल लिया, मैंने थीटा वेरिएबल के लेके उसके टर्म में निकाल लिया, फिर इस फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट कर लिया। कंपोनेंट लेके क्यों इंटीग्रेट करा? क्योंकि फोर्स का एंगल चेंज हो रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसे कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करा। तो करा क्या है, जो पिछले क्वेश्चन में करा वही करा था। पिछले क्वेश्चन में रॉड थी, रॉड पे छोटा सा चार्ज की वजह से फोर्स लिखा, और फोर्स की वहां डायरेक्शन एक ही थी, तो बिना कंपोनेंट लिए इंटीग्रेट कर दिया था। वहां पे इंटीग्रेशन आसान था एक्स के टर्म में, तो वैसे इंटीग्रेट कर लिया। यहाँ थीटा के टर्म में इंटीग्रेशन आसान था। अब आसान कैसे है, ये आप जब दूसरे इंटीग्रेशन करोगे तो समझ में आएगा। ये थीटा के टर्म में कन्वर्ट नहीं करता मैं, और एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करते, तो आपको इंटीग्रेट जब करोगे तो समझ में आएगा, ये तो डिफिकल्ट जा रहा है, ठीक है। इसलिए थीटा के टर्म में मैंने कन्वर्ट करा दिया पहले। चलो समझ में आई बात? अब फोर हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, एक दो बार अपन ने अभी एक ही करा है, धीरे 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 सब आदत हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते। तो एक और क्वेश्चन देना चाह रहा हूं मैं जिसमें इंटीग्रेशन लगेगा, तो थोड़ा कम इंटीग्रेशन हो, कम डिफिकल्ट हो, ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। तो चलो ये रहा क्वेश्चन। एक रॉड है जिसपे चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज एक जैसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। रॉड के इस कोने से उस कोने पे जा रहे हैं ना, तो चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे चार्ज कम है और धीरे धीरे वहां चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। इधर तो चार्ज कम है और वहां चार्ज बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने प्लस थोड़ा थोड़ा बताया, फिर उधर जाके बहुत पास पास कर दिए, तो ऐसा दिख रहा है जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। ऐसी कोशिश करिए चार्ज डेंसिटी बढ़ रही बताने की, ठीक है। इस कोने से किसी डिस्टेंस एक्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज सम कांस्टेंट लैम्डा नॉट इनटू एक्स, एक्स के प्रोपोर्शनल चार्ज डेंसिटी है। और ये टोटल लेंथ ऑफ रॉड एल है, टोटल लेंथ ऑफ रॉड एल है। फिर वही क्वेश्चन, यहाँ से ए डिस्टेंस पे जाके हमारे पास चार्ज है क्यू, उस पर फोर्स कितना लगेगा बताना है, और रॉड पे टोटल चार्ज कितना ये बताना है। पहले तो रॉड का टोटल चार्ज बताओ, है ना, पहला क्वेश्चन का पार्ट है टोटल चार्ज ऑन रॉड, क्या बताओ? टोटल चार्ज ऑन रॉड, वेरिएबल लीनियर चार्ज डेंसिटी, वेरिएबल लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। टोटल चार्ज ऑन रॉड बताओ सबसे पहले, तो करो। अच्छा आपका ऑफिशियल टाइम भी हो गया है, तो एक काम करते हैं, ये एक काम कर लो, होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसको करके लाइएगा। और दूसरा पार्ट है फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन क्यू, दो पार्ट है इस क्वेश्चन को, दोनों करके लाइएगा,
ठीक है, चलो तो आज अपना बिगिनर बॉक्स 1 पूरा हो सकता है, तो BB1 इज होमवर्क फॉर यू। एंड HCV में जो शुरू के क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले तक के जितने क्वेश्चन है वो आपको करना है। जिन जिन क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जाए वो मत करना, उसके पहले तक के जितने क्वेश्चन थे वो सब आपको करना, ठीक है, जितने क्वेश्चन हो जाए वो करो। चलो तो BB1 इज इन होमवर्क, क्लियर? रिस्ट्रिक्ट चेक करेंगे अपन, टोटल चार्ज ऑन रॉड, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करके लाइएगा इस क्वेश्चन को भी। तो ये एक होमवर्क है और BB1 पूरा होमवर्क है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन, बाय सबको।